चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th का इतिहास। ठीक है, इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अध्याय फर्स्ट, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल शुरुआती से पढ़ेंगे और बिल्कुल अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ क्या करूँगा कि लास्ट में आपको प्रश्न क्वेश्चन आंसर भी आपको बताने का कार्य करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास का 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इधर कर दिया जाए। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्लास 12th है आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, इतिहास। ठीक है, चलिए हम लोग इतिहास को जानते हैं। लिखेंगे कि बीती हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। ठीक है, कहता है कि बीते हुए समय यानी कि जो घटना बीत चुका है उसी समय को क्रम के अनुसार यानी कि उसी क्रम के अनुसार लिखना ही यानी कि लिखित विवरण मिलना ही हम क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास के अगर पिता की बात करें तो हेरोडोटस। ठीक है, यही है हेरोडोटस, याद रखिएगा। अगर देखिए, अगर हम समझते हैं ईस्वी, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईस्वी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दिखाता है ना 1498 ईस्वी, 1500 कुछ ईस्वी, यानी कि जो भी ईस्वी लिखाता है उसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय आया है, जो काल आया है, उसे ही कहते हैं हम लोग ईस्वी। ठीक है, और यही है ईसा मसीह, यही क्या है, यही है ईसा मसीह, इनको देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, लिखेंगे ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। हो गया ना, कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि जो ईसा मसीह का जन्म के पहले के जो समय था, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, तो ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 100 वर्षों के समय को क्या कहा जाता है, तो एक शताब्दी कहा जाता है। अभी हम 2026 में कौन सा शताब्दी चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी चल रहा है। अगर हम बात करें कि 22वीं शताब्दी कब आएगा, तो 22वीं शताब्दी आपका आएगा 3000 वर्ष में। कितने में, जब 3000 चलने लगेगा वर्ष, यानी तो 2026 चल रहा है, जब 3000 चलने लगेगा तो आपका आ जाएगा 101वां वर्ष, सॉरी 22वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका है कि इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन क्या होता है, लिखेंगे देखिए, पहला हो जाएगा आपका प्रौद्योगिक काल, प्रागैतिहासिक काल, यानी ठीक है, यानी कि आरंभ से 3000 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा का है कि आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3000 ईस्वी से 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब देखिए, तीसरा का होता है आपका ऐतिहासिक काल, यानी कि 600 ईसा पूर्व से वर्तमान के समय को, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक के जो भी इतिहास है, उन सभी समय को क्या कहते हैं हम लोग, तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें क्या था, लिखेंगे कि वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उसे ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, कि ऐसा काल यानी कि ऐसा समय जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये सब प्राग ऐतिहासिक काल का क्या है जी, तो फोटो है। ठीक है,
केवल ऐसे ही मिला है, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। केवल चित्र मिला हुआ है, लेकिन लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिला है। प्रूफ ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसमें कुछ लिखा गया हो, तो उसे ही कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल। दूसरा का देखिए, अगला आपका कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, एक ऐसा समय, एक ऐसा काल जिसके बारे में लिखा हुआ तो है, जिसके बारे में लिखा हुआ मिला है, लेकिन अभी तक उसको किसी ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसे ही कहते हैं हम लोग कि आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतना समझ गए। अब आता है हमारे पास ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं वही है ऐतिहासिक काल। वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक है कि वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और जिसे पढ़ा जा सका है, उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। आप लोग इसमें इतना सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और जिसे पढ़ा जा सका है, उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगला है आपका इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इतिहास के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं? तो पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा का है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा का है विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला आता है आपका साहित्यिक इतिहास। ठीक है, यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा का है आपका लैखिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहला जानेंगे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य पुनः चार वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि इस धार्मिक साहित्य को भी फिर से कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में इसको फिर से बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए इधर हम लोग आते हैं। देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए पहला है आपका कि ब्राह्मण साहित्य, दूसरा का है आपका बौद्ध साहित्य और तीसरा का है आपका जैन साहित्य और चौथा है आपका महाकाव्य। ठीक है, ये चार गो भागों में इसे बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है आपका वो है ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखेंगे कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति साहित्य एवं पुराण इत्यादि आते हैं। ठीक है, देखिए ब्राह्मण जो साहित्य है इसके अंदर कितने वेद आते हैं? तो चार गो वेद आते हैं। कौन कौन सा है? तो ठीक है, कौन कौन सा वेद आता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। ठीक है, स्मृति साहित्य एवं पुराण इत्यादि इसी के अंदर आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए अब दूसरा का आता है हमारे पास बौद्ध इतिहास, बौद्ध साहित्य। ठीक है, इनकी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश एवं महावंश, मेदपहो एवं अगुंतर निकाय आदि आते हैं। ठीक है, इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर विशेषकर बुद्धकालीन समाज, राजनीति एवं धार्मिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो हमें कौन से साहित्य से मिलती है ये सारी जानकारियाँ? तो बौद्ध साहित्य से। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। देखिएगा, रखिए जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है।
जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन एवं 14 पर्व आते हैं। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भाद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, देखिए आचारांग सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र आदि आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर महावीर स्वामी कालीन समाज एवं स्मृति की जानकारी मिलती है। चलिए अगला है हमारे पास, चौथा है महाकाव्य। लिखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के अन्य प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य, रामायण, महाभारत हैं। तो देखिए क्या कहा कि इनसे भी हमें तत्व तत्वयुगीन राजनीति, समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारे पास दूसरा का ख में कि लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। ठीक है, ये दूसरा का है। दूसरा काम क्या की, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियों को लिया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए इसमें जो पहला है वो देखेंगे। पहला है आपका कि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखेंगे कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीति इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा यहाँ से, देखिए जो अर्थशास्त्र है वह किसके द्वारा रचा गया था? तो यहाँ पर कौन है? चाणक्य के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कल्हण द्वारा रचित, कल्हण के द्वारा यानी कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इसी से आपका आगे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है, समस्या आने वाला है। अगर देखिए आगे आपका कि अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखेंगे मुद्रा राक्षस। इसमें पहला क्या है? तो मुद्रा राक्षस लिखेंगे। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण पर प्रकाश डालता है। ठीक है, आगे आपका कि अष्टाध्यायी लिखेंगे पाणिनि कृत। ठीक है, अष्टाध्यायी मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन राजनीति पर प्रकाश डालता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका कि मालविका गृहमित्र लिखेंगे कालिदास कृत यानी कालिदास द्वारा लिखा हुआ। मालविका गृहमित्र भी शुंगकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है आपका कि महाभाष्य लिखेंगे पतंजलि शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके ग्रंथ महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला है आपका 3 नंबर जीवन ग्रंथ लिखेंगे कि अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। ठीक है, देखिए बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? तो अश्वघोष द्वारा। ठीक है, किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा है। बाणभट्ट कृत हर्षचरित्र सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, यानी कि हर्षचरित्र का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ठीक है, देखिए अगला है आपका विल्हन कृत विक्रमा विक्रमा कदेव चरित्र
कल्याणी के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला है आपका जयानक कृत। जयानक कृत, ठीक है, पृथ्वीराज विजय एवं चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज राजो चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन एवं कृत्य पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत। इसके बारे में भी जानते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। चलिए ठीक है, अभी तक आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी केवल हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जानकारी कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है। ठीक है, अभी तक आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए अगला लिखेंगे। अगला है आपका पुरातात्विक स्रोतों के तहत शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां एवं चित्रकला इत्यादि आते हैं। तीसरा है कि विदेशी यात्रियों के विवरण लिखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अब यहाँ से हमें शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, आपके चैप्टर में यहाँ से शुरुआत है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थान का खोज हुआ था उसका नाम ही था हड़प्पा। ठीक है, इसीलिए उसी के नाम पर रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बस आंसर लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी घाटी के तट पर बसा हुआ है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, उस नदी के किनारे बसे होने के कारण ही उस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में नदी घाटी लगा भी देगा, किसी किसी क्वेश्चन में नदी नहीं भी लगाएगा, केवल घाटी बोल देगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पर जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर तो ये पढ़ाए थे और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नदी देगा तब भी आंसर वही रहेगा, नहीं देगा तब भी आंसर आपका वही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता था, तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो लिखेंगे कि एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांसे के बर्तन का उपयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है, तो 2600 ईसा पूर्व। 2600 का से मतलब क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका कि आरंभिक हड़प्पा देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है।
हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के जो समय थे उसे कहा गया है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि शुरुआती हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के समय को परवर्ती कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता के पहले के समय को आरंभिक कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता। लिखेंगे तो पहला हो जाएगा आपका कि मिस्र की सभ्यता, दूसरा का होगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा का होगा आपका ईरान की सभ्यता और चौथा होगा चीन की सभ्यता। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी कहते हैं। लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जानकारी कैसे मिला, उसका क्या स्रोत है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें मिली है। लिखेंगे पहला क्या है, आवास मिला है जिसमें लोग रहते थे, जिनकी घर मिला है, मृद भांड मिला है, दूसरा का मिला है आभूषण मिला है और औजार मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ मुहर भी मिला हुआ है। देखिए ये सारे औजार हैं, ये सारी चीज़ क्या है तो मुहर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई है। अगला है आपका हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है इसको हम लोग अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और जिनको भी अगर किसी को भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यहाँ देखिए ये मेरा नंबर है, ये वाला मेरा नंबर है। ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है कितना अच्छा से। ठीक है, ये इस पर नहीं करना है, ये वाला मेरा नंबर है। ठीक है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे हाय लिख दीजिएगा, आप व्हाट्सएप पर हाय लिख कर पीडीएफ कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना हाय अपना नाम लिख करके सेंड कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ लिख दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।